नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत सरकार ने कैसे बचाया, इसकी बात करूंगा। इससे पहले थोड़ा सा इतिहास कैसे अपने आप को दोहराते दोहराते रह गया, इसकी भी बात करेंगे। तो पहले इतिहास की बात कर लें कि 1975 में क्या हुआ था, बल्कि कहें 1974 से 1975 के बीच में क्या हुआ था। आपको मालूम है 1971 में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से, उसके बाद बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना और उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका थी। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पहले राष्ट्रपति बने बांग्लादेश के, और वो भारत के साथ उनकी मित्रता किस तरह की थी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत को बहुत उम्मीद थी कि अब पड़ोस में एक नया देश बना है तो वो मित्र देश होगा, तो उसको दो तीन बातों की उम्मीद थी। एक, भारत के हितों का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कि बांग्लादेश में जो नया देश बना है उसमें हिंदू समाज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पाकिस्तान में रहते हुए जब वो ईस्ट बंगाल था, जिस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान के सैनिकों ने, पाकिस्तान की सेना ने चुन चुन कर हिंदू गांवों पर तोप का निशाना साधा, टैंक चलाए, मशीन गन चलाई, और इस सब का रिकॉर्ड, सब की जानकारी अमेरिका को थी। अमेरिका के जो राजदूत थे बांग्लादेश में, वो लगातार इसकी सूचना भेज रहे थे, और ये सूचना उस समय के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कहा जाता है, वो विदेश मंत्री होता है वहाँ, हेनरी किसिंजर, दोनों को मिल रही थी। दोनों ने कुछ नहीं किया, और बांग्लादेशी मुसलमानों और हिंदुओं को मारने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका ने इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं समझी। जो बात बात पर ह्यूमन राइट्स की बात करता है, उसको उस समय ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि 30 लाख लोगों को मारा गया और कम से कम 5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और ये सब अमेरिका की निगरानी में हुआ। एक दूसरा काम उसके बाद, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आया। जब भारतीय फौजों ने जंग जीत ली, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी जो पाकिस्तान की सेना के थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये खबर जब अमेरिका पहुंची तो हेनरी किसिंजर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको मालूम है उससे पहले इस लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देने के लिए हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन की सरकार जो है, उसने 7वां बेड़ा अपना भेज दिया था। वो तो हमारी जो रूस उस समय सोवियत संघ, उससे दोस्ती थी, उसने भी अपना युद्धपोत भेज दिया, तो उससे अमेरिका पर दबाव बढ़ गया। इसके अलावा 7वां बेड़ा पहुंचता उससे पहले भारत ने युद्ध खत्म कर दिया, जीत लिया। लेकिन अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मर्जी के बिना, बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर भारत ने एक देश बनवा दिया, और शेख मुजीबुर रहमान को उसने राष्ट्रपति बनवा दिया नए देश का। वो याह्या खां जो उस समय के आर्मी डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, और टिक्का खान, जनरल टिक्का खान जो आर्मी चीफ थे, उनका समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर ईस्ट बंगाल जो उस समय था, अब बांग्लादेश, उसमें नरसंहार कराया। और उस समय भी जैसे आज के आंदोलन में हो रहा है, टारगेट पर सबसे ज़्यादा हिंदू थे, हिंदू समाज के लोग, चाहे वो मंदिर हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे महिलाएं हो, उनको चुन चुन कर मारा गया। और अमेरिका जो मानवाधिकारों का अपने को बहुत बड़ा संरक्षक बताता है, वो चुपचाप देखता रहा। चाहता तो इंटरवीन कर सकता था, रोक सकता था, इसको पाकिस्तान पर दबाव डालने की स्थिति में था। तो अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके जैसा इतना शक्तिशाली देश, और भारत ने वो कर दिया जो वो नहीं चाहता था, उसकी मर्जी के खिलाफ कर दिया। उसी दिन तय हो गया था कि अमेरिका शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को न तो चलने देगा, न उनको जीवित रहने देगा। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे,
राष्ट्रपति भवन में जो उनका सरकारी आवास था उसमें सेना की एक टुकड़ी आई और उसने जितने भी उनके परिवार के लोग थे शेख के साथ साथ सबका कत्ल कर दिया, सबको मार दिया। और उस समय CIA के जो चीफ थे वो ढाका में बैठकर इसकी निगरानी कर रहे थे, इस ऑपरेशन की। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था। उससे पहले ये हुआ था कि दिसंबर 1974 में भारत की जो खुफिया एजेंसी है, विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसके मुखिया उस समय थे RN काव, उनके पास ये खबर पहुंची, ये इंटेल पहुंचा कि शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन का प्लान बन रहा है। और बांग्लादेश आर्मी के ही कुछ अधिकारी इस प्लान में शामिल हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी, जो पहले बांग्लादेश की आर्मी तो पाकिस्तान की ही आर्मी थी, उसके जो जिहादी तत्व हैं वो उसमें शामिल हैं। RN काव ने ये सूचना इंदिरा गांधी को दी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी भारत की। उन्होंने RN काव को ढाका भेजा। RN काव ढाका गए और शेख मुजीबुर रहमान से मिले और उनको बताया कि हमारे पास ऐसी सूचना है। शेख मुजीबुर रहमान ने उसे मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये सब हमारे बच्चे हैं, ये हमको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। बहुत समझाया, नहीं माने। फिर मार्च 1975 में RN काव ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को फिर से भेजा और ज़्यादा डिटेल बताया कि आपकी हत्या का, आपके असैसिनेशन का प्लान बन चुका है और इसमें CIA शामिल है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान फिर भी मानने को तैयार नहीं हुए कि उन्हीं की सेना के लोग, वो जिन्होंने इस देश को बनाया, जो इस देश के निर्माता थे, इस देश को बनाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो आंदोलन किया, तो उनको मारेंगे उन्हीं की सेना के लोग। लेकिन 15 अगस्त 1975 को ये हुआ। उस समय भी भारत की सेना तैयार थी, भारतीय सेना के कमांडो तैयार थे कमांडो ऑपरेशन के लिए कि राष्ट्रपति भवन में जाकर शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार को निकाल लाएंगे। लेकिन इस ऑपरेशन में अब किस वजह से देर हुई, क्या हुआ, ये तो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आधे घंटे की देर हो गई। अगर कमांडो आधे घंटे पहले पहुंच गए होते तो वो बचाकर ले आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो भारत सरकार 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बचा पाई, लेकिन 2024 में उनकी बेटी शेख हसीना को बचा लिया। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले से तैयार थी, उसके पास भी पहले से ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है। और आपको मालूम है, सार्वजनिक रूप से अमेरिकी प्रशासन के प्रवक्ता ने बाकायदा मीडिया से कहा था, मीडिया के जरिए कहा था, बल्कि कहें शेख हसीना को एक तरह की चेतावनी दी थी कि आप नवंबर तक, यानी नवंबर 2023 तक पद छोड़ दें, नहीं तो उसके बाद जो होगा उससे भुगतने के लिए तैयार हैं। अब इससे ज़्यादा खुली चेतावनी और क्या हो सकती है? अमेरिका की मंशा का पता और कैसे चल सकता है? और जो लोग अब सत्ता में आए हैं वो सब अमेरिकी एजेंट हैं, अमेरिका समर्थक हैं, अमेरिका के हित साधने वाले लोग हैं। जो मैंने बात कही कि इतिहास दोहराते दोहराते रह गया, इस बार भी भारतीय एजेंसियों ने शेख हसीना को सूचना दी। उनसे मार्च में कहा गया, फिर उसके बाद उनको जून में सूचना दी गई है। उनसे कहा गया कि आपकी हत्या की साजिश हो रही है। उन्होंने जिसे आर्मी चीफ बनाया वो उनका दूर के रिश्तेदारी में दामाद लगता है, उसको उन्होंने आर्मी चीफ बनाया। जब वो आर्मी चीफ बनाने जा रही थी तो भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चल गया था। खुफिया एजेंसी ने उनको आगाह किया, कहे चेतावनी दिया कि इनको मत बनाइए, ये चीन और अमेरिका के समर्थक हैं, ये आपके खिलाफ जो है किसी भी बगावत को लीड करेंगे। शेख हसीना ने उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह से उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं,
ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकते हैं। मानने को तैयार नहीं हुई। दो बार बताया गया, उनको भी मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन इस बार भारत सरकार पहले से तैयार थी। और अब जो भारत सरकार है और अब जो भारत की सेना है, उसकी जो सैन्य क्षमता है, वो 1975 की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। ये बात बांग्लादेश में जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे थे और बाहर से जो लोग इसमें शामिल थे, उनको भी पता था। ये जानकारी के आधार पर अगली बात नहीं कह रहा हूँ। भारत ने, मेरा अंदाज़ा है कि चेतावनी दी होगी बांग्लादेश के सेना प्रमुख, राष्ट्रपति और दूसरे जिम्मेदार लोगों कि शेख हसीना को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी का असर था कि आर्मी चीफ ने शेख हसीना को कहा कि आपके पास 45 मिनट का समय है, इस्तीफा दीजिए और देश छोड़ दीजिए, नहीं तो उसके बाद जो होगा उससे भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ने का, हालांकि वो चाहती थी कि राष्ट्र के नाम संदेश उनका एक रिकॉर्ड करके जो है वो देश में सुनाया जाए, उसके लिए आर्मी तैयार नहीं हुई। तो उन्हीं के रिश्तेदार ने, जिसको उन्होंने अपॉइंट किया था, उसने ये बात कही। अब आप इससे समझ सकते हैं कि राजनीति कितनी निष्ठुर होती है। सत्ता की लड़ाई में कोई किसी का नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, सिर्फ सत्ता अपनी होती है। तो शेख हसीना को, अब फिर मैं जो कह रहा हूं वो कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, भारत सरकार की ओर से कहा गया होगा कि आप अपने सैनिक विमान में उनको भेजिए भारत। तो वो C-130J विमान से उनको, और उनकी बहन थी, उनको जो है भारत के लिए रवाना किया गया। लेकिन इतने से भारत सरकार संतुष्ट नहीं थी। भारत के राडार लगातार उस विमान की निगरानी कर रहे थे। वो केवल निगरानी तक सीमित नहीं थी बात। 2 राफेल लड़ाकू विमान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे। उनको स्टैंड बाई पर रखा गया था कि अगर कोई इस तरह का हमला करने की कोशिश होती है, उनको रोकने की कोशिश होती है, या उनके शेख हसीना के विमान पर हमला करने की कोशिश होती है, तो उसका जवाब देने के लिए 2 राफेल विमान हवा में होंगे और तुरंत जो है बचाव की कार्रवाई करेंगे। जब शाम को 4 बजे उनका विमान पटना से गुजरा, तब भारतीय एजेंसियों को संतोष हुआ कि ऑपरेशन सफल हो गया। 5 अगस्त की बात है ये। 5 अगस्त को वो उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा। तो उनका स्वागत करने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र A.K. डोवाल वहाँ मौजूद थे। बताया जाता है कि उनकी बातचीत हुई। कितनी लंबी हुई है तो पता नहीं, लेकिन अच्छे खासे समय तक बातचीत हुई। शेख हसीना ने उनको बताया कि बांग्लादेश में किस तरह की परिस्थितियां हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या हो रहा है, आगे की योजना क्या है, इस सब के बारे में उनकी बातचीत हुई। उसके बाद A.K. डोवाल ने ब्रीफ किया CCS को, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को। आपको पता है कि उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। उसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये उसके सदस्य होते हैं। तो शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो नहीं होने दिया जो उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ। ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमाण है। ये दुनिया में, और इसके पहले भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का साथ देने की कोशिश की, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, दोहरा देता हूँ कि G20 का समिट जब हो रहा था भारत में, तो उन्होंने शेख हसीना को, यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को, स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया, जबकि वो G20 का सदस्य नहीं है बांग्लादेश। वहाँ न केवल बुलाया बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात भी करवाई। ये भारत को भी पता था कि अमेरिका उनको नहीं चाहता है। वहाँ जो आम चुनाव हुए उससे पहले अमेरिका ने उनको चेतावनी दी थी कि आप चुनाव मत लड़िए और गद्दी छोड़ दीजिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये पूरा ऑपरेशन जो बांग्लादेश में हुआ है तख्ता पलट का, ये अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA की देखरेख में हुआ है। और जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो पहले से या तो
अमेरिका में थे या लंदन में थे। इसकी योजना कई महीने पहले, बल्कि कहें लगभग साल भर पहले बन चुकी थी। किसको गद्दी पर बिठाना है ये भी सब तय हो चुका था। बांग्लादेश की जो दूसरी प्रमुख पार्टी है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी प्रमुख खालिदा जिया, उनका बेटा जो है इस पूरे प्लान में शामिल था। अभी कहा जाता है, ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, उसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं है, कि कुछ महीने पहले खालिदा जिया के बेटे और राहुल गांधी की भी लंदन में मुलाकात हुई थी। लेकिन मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता कि ये मुलाकात सचमुच हुई थी या नहीं हुई थी। हालांकि ये खबर सोशल मीडिया में आने के बाद कांग्रेस की ओर से इसका अभी तक कोई खंडन नहीं आया। लेकिन हुई हो या ना हुई हो वो महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो भारत में करने की कोशिश हो रही है। अब बांग्लादेश में जो हुआ उसको बांग्लादेश तक सीमित करके मत देखिए। ये एक बड़े ग्लोबल एजेंडा का हिस्सा है कि चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकारों को अस्थिर करने का। ये जो अमेरिका का, यूरोप का डीप स्टेट है, ये उसका काम है। दुनिया में उनको ऐसी सरकारें चाहिए जो उनके अधीन हो, जो उनके कहने पर चले, यानी उनकी कठपुतली हो। कहीं भी मजबूत सरकार और मजबूत नेता, खास तौर से जो नेता नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, वो मंजूर नहीं है। क्योंकि राष्ट्रवादी नेता होगा तो वो अपने राष्ट्र के हित को वरीयता देगा। ये उनको मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके हित को वरीयता देने वाला नेता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र मोदी भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करने की इस चुनाव में पूरी कोशिश हुई और थोड़ा बहुत कमज़ोर करने में वो सफल भी हुए। लेकिन जितना वो चाहते थे वो हो नहीं पाया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए भारत में अराजकता फैलाने, अशांति फैलाने की कोशिशें आने वाले समय में तेज होने वाली हैं। ये जो खुलेआम कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ उस टेम्पलेट को रेप्लिकेट किया जाए भारत में, ये कोई ऐसे ही बयान नहीं दे दिया गया। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये तैयारी की जा रही है। लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो शेख हसीना को बचा लिया भारत ने, बांग्लादेश को तो नहीं बचा सकता। क्या भारत को अराजकता की आग में झोंकने वाले तत्वों से सरकार बचा पाएगी? ये इस समय बड़ा सवाल है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में गृह मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो लगातार निगरानी रख रही है। लेकिन हमारे अधिकार इस मामले में बहुत सीमित हैं। विरोध जताने, नाराज़गी जताने, इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हम सीधे कोई इंटरवेंशन कर नहीं सकते। शेख हसीना यहाँ आ गई, उसका एक ये भी कारण है कि बांग्लादेश की सेना और वहाँ जो लोग सत्ता में हैं और अभी आए हैं, उन सबको इस बात का भी डर था कि अगर भारत की बात नहीं मानी, शेख हसीना को कोई नुकसान पहुँचाया, तो भारत मिलिट्री इंटरवेंशन भी कर सकता है। मुझे लगता नहीं कि भारत ऐसा करेगा, लेकिन ये डर उनके मन में था, जिसने ये सुनिश्चित किया कि शेख हसीना सुरक्षित भारत आ जाए। तो संकट अभी टला नहीं है। ये संकट आने वाले दिनों में और बड़ा होने वाला है और गहरा होने वाला है। तो इस संकट को समझिए और सोचिए कि ये संकट क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके प्रति आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।